अयोध्या के सरयू घाट पर 15 लाख दिए किए जाएंगे प्रज्वलित। दीपावली की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे रामलला के दर्शन। पहली बार दीपोत्सव में भी करेंगे शिरकत। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का भी करेंगे निरीक्षण। देश भर में मनाया जा रहा है छोटी दीपावली का त्योहार। दीपावली के उत्सव में डूबा देश। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का किया था वध। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले में कड़ा कदम उठाते हुए राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस किया रद्द। भाजपा ने किया कार्रवाई का स्वागत। कहा, गांधी परिवार से जुड़ी संस्था ने अनैतिक ढंग से चीन से लिया था चंदा। वाणिज्यिक मिशन की दिशा में इसरो का बड़ा कदम। बाहुबली रॉकेट LVM-3 से फिर रचा इतिहास। रॉकेट LVM-3 से एक साथ छोड़े गए OneWeb के 36 उपग्रह। प्रधानमंत्री ने इसरो की इस उपलब्धि के लिए दी बधाई। देश भर में आज मनाया जा रहा है 7वां आयुर्वेद दिवस। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री ने कोविड महामारी के दौरान मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों का किया जिक्र। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, पश्चिम की दुनिया में आज म्यूजिक थेरेपी के रूप में हो रहा है उपयोग। लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनेंगे शी जिनपिंग। कम्युनिस्ट पार्टी के 20वें राष्ट्रीय सम्मेलन में जिनपिंग को तीसरा कार्यकाल दिए जाने का प्रस्ताव किया गया था पेश। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप सुपर 12 में ग्रुप 2 के 16वें मैच में भारतीय गेंदबाजों के आगे पस्त हुआ पाकिस्तान। 3 विकेट खोकर 93 रन बनाए। नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। देश में दीपावली के पर्व को लेकर चारों तरफ उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भगवान श्री राम की प्राचीन और अलौकिक नगरी अयोध्या में दिव्य दीपोत्सव समारोह में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर अयोध्या में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री शाम करीब 5 बजे भगवान श्री रामलला विराजमान के दर्शन और पूजा करेंगे और इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री शाम करीब 5:45 पर प्रतीकात्मक भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। बाद में शाम लगभग 6:30 बजे प्रधानमंत्री सरयू नदी के न्यू घाट पर आरती देखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा भव्य दीपोत्सव समारोह की शुरुआत की जाएगी। इस वर्ष दीपोत्सव का 6वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री इस समारोह में व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे। इस अवसर पर 15 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे। इस दीपावली को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बनाने के लिए अयोध्या के 37 घाटों पर 22,000 स्वयंसेवक 17 लाख दीपों को एक साथ जलाकर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इस विशाल आयोजन की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री का कहना है कि हर वर्ष रिकॉर्ड दिए जलाने से ये आयोजन वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा राम मंदिर का शिलान्यास करने के बाद ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या के इस दीप उत्सव को भव्य बनाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से 22,000 स्वयंसेवक पूरे उत्साह से तैयारी में जुटे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से आए इन स्वयंसेवकों ने 500 वर्ग मीटर आकार की राम मंदिर की आकृति बनाई है। दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान जब ये दीप रोशन होंगे तो राम मंदिर की एक जीवंत और मनोरम छवि सामने आएगी। लोगों में उत्साह जागृत हो रही है, एक लालसा जागृत हो रही है कि हम लोग प्रधानमंत्री को देख करके उत्साहित होंगे। हम सबको यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये यहाँ पे कोई 25 लाख दिए जलाने वाले हैं कल और मोदी जी भी आ रहे हैं कल। आयोजन को भव्य बनाने के लिए अयोध्या में भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी, भरत मिलाप, श्री राम राज्याभिषेक प्रसंगों का प्रतीकात्मक चित्रण भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री सरयू नदी के तट पर आरती में शामिल होंगे। इन अवसरों पर समयानुकूल सुमधुर भजन, आरती, मानस की चौपाइयाँ और दोहा का गायन भी होगा। पीएम और सीएम की मौजूदगी से यह कार्यक्रम और भी भव्य होगा। राम की पैड़ी पर जब एक साथ 17 लाख दिए जगमगाएंगे तो इसकी रोशनी से सिर्फ अयोध्या और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा संसार दीपोत्सव की आभा को महसूस करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
डीडी न्यूज। हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह ने रामलला विराजमान का जायजा लिया। यह अयोध्या में बन रहा भगवान श्री राम लला का भव्य मंदिर है, जिसको प्रधानमंत्री देखने आ जा रहे हैं। सामने गर्भगृह है, जहां पर प्रधानमंत्री जाकर पूजा करेंगे। आप देखिए पूरे मंदिर को सजाया गया है फूलों से, तोरण द्वार बनाए गए हैं, एक एक जगह पर इस तरीके से सजाया गया कि प्रधानमंत्री पूरी चीजों को देख सके। इनके साथ एक प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे जो एक एक चीज बताएंगे कि किस तरह कहां पर क्या पत्थर लगाए गए हैं, कहां किस तरीके से सजाया गया है, कैसे अगली तैयारी की जा रही है। आपको दिखाएंगे नीचे जिस तरीके से पत्थर लगाए गए हैं, अभी इस पर काम चल रहा है। कई पत्थर नीचे हैं जिनका अवलोकन करेंगे प्रधानमंत्री, और यहां करीब 15 मिनट तक पूजा अर्चना करेंगे, देखेंगे, गर्भगृह को देखेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद यहां से प्रस्थान करेंगे। सबसे पहले वो भगवान श्री रामलला जहां स्थापित हैं वर्तमान में, वहां भगवान रामलला की पूजा करेंगे। फिर इस मंदिर को देखेंगे जो भारत की संस्कृति का आने वाले समय में बड़ा केंद्र होने जा रहा है। इसको पूरी तरीके से सजा दिया गया है, फूलों से पूरे सजाया गया है। नीचे जहां प्रधानमंत्री जी का काफिला रुकेगा वहां कुछ श्रमिक होंगे जो उनसे बात करेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए किस तरीके से नक्काशी की गई है, और यहीं से जो आगे के पिलर खड़े हो रहे हैं मंदिर के वो शुरू हो गए हैं। यानी 7वें फ्लोर पर आकर के मंदिर खड़ा हो गया है, जहां भगवान रामलला विराजमान होंगे। सामने गर्भगृह है जहां प्रधानमंत्री पूजा करेंगे, और उसमें जो दक्षिणा देनी होगी वो डालेंगे। ये पूरा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी का, जिस मंदिर का इंतजार पूरा देश कर रहा था कि भगवान रामलला अपने मंदिर में जाए। वो मंदिर धीरे धीरे पहली स्टेज पर आकर के खड़ा हो गया है जहां प्रधानमंत्री जी आएंगे। विशाल सोनकर के साथ रामेंद्र सिंह, अयोध्या। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने अयोध्या में दीपोत्सव से पहले भगवान राम जी की झांकी को झंडे दिखाकर रवाना किया। देश भर में छोटी दीपावली यानी नरक चतुर्दशी का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भारत समेत दुनिया भर में बसे भारतीय दीपोत्सव मना रहे हैं। दिवाली से एक दिन पहले यानी छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के दैत्य का वध करके हजारों महिलाओं को उसकी कैद से आजाद कराया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कोरोना महामारी के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले अनाथ बच्चों के साथ छोटी दीपावली का पर्व मनाया। शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर बच्चों के साथ पौधारोपण भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के दौरान जिन्होंने अपने माता पिता को खोया, मैं उन बच्चों की जिंदगी में हर खुशियां भरने की कोशिश करूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये संकल्प भी है कि कोरोना के अलावा भी जिनके माता पिता नहीं हैं, उनके भी हम जिंदगी बेहतर बनाएंगे। आज मैं अपने भांजे भांजियों के साथ हूं। कोविड के दौरान जिन्हें ऐसा संकट झेला है कि जिसके बाद अक्सर जिंदगी बहुत कठिन हो जाती है, लेकिन ये अकेले नहीं हैं। मामा इनके साथ है, समाज इनके साथ है। इसलिए आज मैं अपने इन्हीं भांजे और भांजियों के साथ, अभी कुछ मेरे साथ पेड़ लगाने आए, बाकी घर पे इकट्ठे हैं, उनके साथ ही दीपावली मनाऊंगा, दीपावली की खुशियां बांटूंगा और इनकी जिंदगी में हर खुशी का रंग भरने की कोशिश करूंगा। और इसके साथ ये संकल्प भी कि कोविड के अलावा भी अगर कोई बेटा बेटी ऐसा है कि जिसके जन्मदाता उससे बिछुड़ चुके हैं, तो उनको भी हम अकेला नहीं रहने देंगे। आज मेरे इन्हीं भांजे भांजियों को दीपावली की शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में महिलाओं ने दीपावली के पर्व पर वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने के लिए इको फ्रेंडली दिए बनाए। महिलाओं ने दियों पर रंगों से सुंदर चित्रकारी भी पेश की। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी की आखिरी चौकी पर दीपावली का पर्व मनाया। जवानों ने 10,000 फीट की ऊंचाई पर दिए जलाकर एक दूसरे को मिठाई बांटी।
देश भर में आज 7वां आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का आयुर्वेद दिवस हर दिन हर घर आयुर्वेद की थीम के साथ मनाया जा रहा है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की। इस वर्ष भारतीय मिशन और दूतावास भी अपने अपने देशों में आयुर्वेद दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। अपने संबोधन में सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि 8 सालों के अंदर निष्ठापूर्वक मेहनत के बल पर आयुष ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अपनी पहचान बनाने में सफलता हासिल की है। आज जो अवसर हमें मिली है आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट करने का, इसके लिए मैं विशेष रूप से हमारे देश के आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आयुष विभाग को बढ़ावा देने के लिए पिछले 8 साल के अंदर जो निष्ठापूर्वक मेहनत की, इसके वजह से आज आयुष ने सिर्फ देश के अंदर नहीं दुनिया में अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। आयुष राज्य मंत्री एस मुंजपारा महेंद्र भाई ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयुष उत्पादों के निर्यात में तेजी से बढ़ोतरी होने पर खुशी जाहिर की। Current turnover of Indian Ayush industry is $18.1 billion, and the market size of Indian Ayush industry as a whole has grown by 17% during year 2014 to year 2020. Some other major initiatives are onboarding of Ministry of Ayush in the Ayushman Bharat scheme for establishing stand-alone 12,500 Ayush dispensary across the country, establishment of National Commission for Homeopathy and National Commission of Indian System of Medicine, launching of e-Aushadhi and Namaste portal, Yoga Locator app, Bhuvan app, launching of Champion Sector scheme for establishing 155 tertiary care Ayush hospital in private sector, skilling of 1 lakh people under skill development, etc. कार्यक्रम में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि सामवेद में म्यूजिक थेरेपी को कई गंभीर बीमारियों का रामबाण इलाज बताया गया है। Universities are today talking about music therapy for people who are really sick, mentally stressed, and serious patients of cancer and so on and so forth. Music therapy is being talked about today, but Samved talks about it a few thousand years ago. कार्यक्रम में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि ये कार्यक्रम भारत को निरोग बनाने का है। हमारी पद्धति कोई रोगी ना हो इस पर आधारित है। ये कार्यक्रम भारत को निरोग बनाने का कार्यक्रम है। कई खोज इस तरीके से होती है जिसमें जब कोई बीमार होता है तो उस पर रिसर्च होना शुरू हो जाता है, पर हमारी ये पद्धति बीमार कोई ना हो इस पर रिसर्च शुरू हो जाता है। तो ये जो तरीके हैं, ये तरीके हमें अपना करके भारत के प्रभुत्व को हम अच्छे तरीके से गुणवत्ता युक्त प्रमाणित करने में सफल हो, ये हम सब की कोशिशें हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले में कड़ा कदम उठाते हुए राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है। गांधी परिवार राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है। भाजपा ने गृह मंत्रालय के इस कदम का स्वागत किया है। राजीव गांधी फाउंडेशन RGF और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट RGCT, ये जो 2 NGO थे गांधी परिवार के, जिसकी चेयरपर्सन खुद सोनिया गांधी जी स्वयं थी, इन दोनों के ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम MHA ने किया है। प्रतिबंध FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट के अंतर्गत, जो 2002 में एक्ट बना था, उस एक्ट के अंतर्गत ये कार्यवाही हुई है। भाजपा ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि 2005 में यूपीए की सरकार के दौरान राजीव गांधी फाउंडेशन ने अनैतिक तौर पर चीन से करोड़ों रुपए का चंदा लिया था। आप जरा सोच के देखिए, यूपीए की सरकार चल रही है, केंद्र में सरकार को रिमोट कंट्रोल से
सोनिया जी और राहुल जी कंट्रोल करते हैं और चलाते हैं। रिमोट कंट्रोल की चेयरपर्सन भी सोनिया गांधी है सरकार की, और वहां जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसके भी चेयरपर्सन सोनिया गांधी है। और किस प्रकार से सोनिया गांधी जी जिस राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन है उसमें करोड़ों रुपए चीन की सरकार से बतौर डोनेशन सोनिया गांधी ले रही हैं। और केवल चीन की सरकार से ही नहीं, ये डोनेशन एम्बेसी ऑफ चाइना से भी लिया गया था। ये अपने आप में बहुत घृणित विषय है। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि बीजिंग में आयोजित हुए ओलंपिक के दौरान पूरा परिवार चीन गया था और वहां राहुल गांधी और शी जिनपिंग के बीच करार हुआ था, जिसके बाद राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से चंदा मिला। आखिरकार क्या कारण था कि जब बीजिंग में ओलंपिक हुआ तो पूरा का पूरा गांधी परिवार बीजिंग गया था, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा भी शामिल थे, प्रियंका वाड्रा भी शामिल थी, राहुल गांधी भी शामिल थे। वहां उस अवसर पर सोनिया जी की मौजूदगी में शी जिनपिंग और राहुल गांधी के बीच एक करार हुआ था, MOU हुआ था। उसके बाद ये डोनेशंस आए थे, तो स्वाभाविक रूप से उसका उत्तर कांग्रेस पार्टी ने तो आज तक नहीं दिया है, मगर आज अंकुश लगने का काम हुआ है। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे भाजपा गठबंधन सरकार ने आ रहे मेट्रो कार शेड के स्थानांतरण और राज्य में मामलों की जांच के लिए CBI को आम मंजूरी समेत पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार के कम से कम आधे दर्जन फैसलों पर रोक लगा दी है या उन्हें पलट दिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में राज्य सरकार का हाल ही का फैसला इस मायने में अहम है कि पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार ने इस जांच एजेंसी को आम मंजूरी ये कहते हुए वापस ले ली थी कि राजनीतिक नफा नुकसान के लिए इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। शिंदे सरकार ने उन 4 नीतिगत निर्णयों को वापस लेने का फैसला किया जो 2014-2019 के दौरान फडणवीस सरकार द्वारा लिए गए थे, लेकिन बाद में MVA सरकार ने इन्हें रद्द कर दिया था। इन फैसलों में कृषि उपज विपणन समिति, बाजारों में किसानों के मताधिकार की बहाली, आपातकाल के दौरान जेल में डाल दिए गए लोगों के लिए पेंशन पुनः शुरू करना, लोगों के बीच से ग्राम प्रमुख और निगम परिषद अध्यक्षों का निर्वाचन शामिल है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शनिवार देर रात करीब 12:07 पर अपनी सबसे भारी रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। इस रॉकेट के जरिए 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों का पहला व्यावसायिक लॉन्च किया गया है। इन्हें आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। इसरो का रॉकेट LVM-3 एक निजी संचार फर्म OneWeb के 36 उपग्रहों को ले गया है। LVM-3M2 मिशन इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए पहला समर्पित वाणिज्यिक मिशन था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि इसरो ने वैश्विक कनेक्टिविटी के लिए 36 ब्रॉडबैंड उपग्रहों के साथ भारी प्रक्षेपण यान LVM-3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। LVM-3 आत्मनिर्भरता का उदाहरण है और वैश्विक वाणिज्यिक लॉन्च भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ोतरी को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में रमवा स्टेशन के बाद मालगाड़ी के 29 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद हावड़ा दिल्ली रूट पर 20 ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रयागराज से DRM समेत रेलवे के अधिकारी और तकनीकी टीम मौके पर पहुंच गए हैं। रूट बहाली का काम चल रहा है। अधिकारी हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सरस आजीविका मेले का आज भव्य समापन हुआ। देश के 27 राज्यों से 500 से अधिक ग्रामीण महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया। मेले का मकसद देश भर से आई स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण महिलाओं के बने उत्पादों को बड़े शहरों में बिक्री का प्लेटफॉर्म देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। गुरुग्राम में ग्रामीण भारत की विविध संस्कृति, अनोखे उत्पाद, मधुर संगीत और अनगिनत स्वाद के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से सरस आजीविका मेले का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस मेले में ग्रामीण महिलाओं को बड़े शहरों में अपने उत्पाद की मार्केटिंग के साथ साथ बेचने का प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जा रहा है।
ये जो कला है गांव में मेरा बहुत सीमित था। यहाँ हमें सरकार ने आने का मौका दिया, बड़े प्लेटफॉर्म दिया और मेरा बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है और बहुत बड़े बड़े लोग आके हमारे ये कला खरीदते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम की एक साधारण किसान से सफल उद्यमी बन चुकी पूजा शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण कार्य के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। आज हमारी कुकीज, लड्डू और बिस्किट 5 स्टार होटल के साथ साथ में सुपरमार्केट में भी जाते हैं, जिससे हमने गांव की 150 महिलाओं को समूह के माध्यम से अपने साथ में जोड़ा है और 1500 महिलाओं को हम अपनी यूनिट का विजिट कराकर ट्रेनिंग भी दे चुके हैं। स्वयं सहायता समूह को अपने उत्पाद बेचने के लिए मंत्रालय जल्द ही ई-कॉमर्स के माध्यम से देश भर में उपलब्ध कराने जा रहा है। जो ये स्वयं सहायता समूह है, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी हमने गवर्नमेंट की जो ई-मार्केट पोर्टल है जेम, उसके ऊपर डाला हुआ है और वहाँ सेल्स भी होना शुरू हो गया है। लेकिन जो हमारा मंत्रालय है अब अपना एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार कर चुका है और उसका भी लॉन्च हम जल्दी ही करेंगे, जिस पर SAGs की सारी प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। 23 अक्टूबर तक चलने वाले इस सरस आजीविका मेले में 27 राज्यों की 500 से अधिक ग्रामीण महिलाएं अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हैं। गौरतलब है कि ग्रामीण मंत्रालय का लक्ष्य 2024 तक 10 करोड़ परिवार की महिलाओं को आजीविका मिशन से जोड़ने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। देश के आकांक्षी जिलों में शामिल तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में एकीकृत जनजातीय विकास प्राधिकरण ITDA जिले की जनजातीय समाज के युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है ताकि ये युवक रोजगार पा सकें। पेश है जमीनी हकीकत से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। एक अच्छा रोजगार हर किसी युवा की चाहत होती है, लेकिन कई युवाओं को उपयुक्त शैक्षिक योग्यता होने के बावजूद उस क्षेत्र में कौशल की कमी के कारण अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती। इसी के मद्देनजर भद्राद्री कोठागुडेम में जनजातीय समाज के नौकरी के इच्छुक युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले के भद्राचलम में एकीकृत जनजातीय विकास प्राधिकरण ITDA जनजातीय समाज के युवाओं को कंप्यूटर, अंग्रेजी बोलने, खुदरा विपणन, फार्मेसी आदि में 60 दिनों का प्रशिक्षण दे रहा है। प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ ही यहाँ प्रशिक्षुओं को मुफ्त भोजन भी प्रदान किया जाता है। ITDA प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूरा करने के बाद विजयवाड़ा और हैदराबाद में कॉरपोरेट कंपनियों में साक्षात्कार में भाग लेने की सुविधा भी दे रहा है ताकि ये युवा रोजगार पा सकें। This training program is a free training program under special central assistance. In this training program we have courses like retail sales associate, pharmacy assistant and web developer. In these courses generally people who are financially weak, those people get included in this training program. So generally we take only tribal people here. जो ट्राइबल पीपल, गांव के विलेज के पीपल रहते हैं, उनको एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा कम पता चलता है, इसीलिए वो लोग उनको ये ITDA फ्री कोर्सेस अवेलेबल देती है। फ्री कोर्स का मतलब ये है कि जो कोर्स वो उनके पास फिनेंशियल डेवलपमेंट नहीं रही के जो बाहर जाके नहीं सीख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर्स है, वेब डेवलपर है, फार्मेसी है, ऐसे बहुत सारे वैल्यूएबल एक्सपेंसिव कोर्सेज को वो लोग बाहर सीख नहीं सकते हैं। वैसे के गांव विलेज के पीपल को ITDA अपने स्वयं खर्चा से सिखाती है। इस केंद्र में प्रशिक्षण पा रहे कई युवा इस प्रशिक्षण को काफी महत्वपूर्ण मान रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि यह उन्हें रोजगार पाने में मदद करेगा। कोचिंग में वेब डेवलपमेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स देता, वेब डिजाइनिंग में पूरा सीखता। इधर अभी जाते प्लेसमेंट पक्का जाता है। I have to learning here soft skills, basic computer, and I joined here pharmacy assistant. They are teaching very well in some teaching in thoughts or like skills and soft skills, how to behave another people. నేను ఇక్కడ యువత శిక్షణ కేంద్రంలో मैं यहाँ से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। मैं रिटेल सेल्स एसोसिएट्स का कोर्स कर रहा हूँ। यहाँ मुझे सॉफ्ट स्किल और अंग्रेजी बोलना सिखाया जा रहा है। इस ट्रेनिंग के बाद नौकरी मिलेगी। मुझे ITC रिटेल ग्रुप में नौकरी मिली है। मैं भद्राचलम शॉपिंग मॉल में नौकरी कर रही हूँ। मैं काफी खुश हूँ। भद्राद्री कोठागुडेम के तेलंगाना के आकांक्षी जिला बनने के बाद से यहाँ केंद्र सरकार की कई विकास परियोजनाएं चलाई जा रही हैं।
जिनमें से कौशल विकास पाठ्यक्रम यहाँ के युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इन दिनों बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी जल क्रीड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रवासी पक्षियों का ये रूप राष्ट्रीय उद्यान के सौंदर्य में चार चांद लगा रहा है। सर्दियों के आगमन के साथ ही यहाँ प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहुंचने वाले प्रवासी पक्षियों में मुख्य रूप से रूस, नीदरलैंड, यूरोप के अलावा हिमालय की ऊंचाई वाले इलाकों से आने वाले पक्षी उद्यान के सौंदर्य को आकर्षक बना रहे हैं। अक्टूबर माह के आखिरी सप्ताह में यहाँ प्रवासी पक्षी का आना शुरू हो जाता है और ये मार्च तक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक में शी जिनपिंग को महासचिव पद के लिए चुना गया है। इसके साथ ही शी जिनपिंग लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी के 20वें राष्ट्रीय सम्मेलन में शी जिनपिंग को तीसरा कार्यकाल दिए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया था। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।